नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों 370 पर बहस चल रही है और वो कहीं और नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में हो रही है। उसके लिए बाकायदे सीजीआई की अगुवाई में संविधान पीठ बैठी है, ये जांचने परखने के लिए कि 370 को नलीफाई करना संविधान सम्मत है या नहीं है। उसी को लेकर 7 रोज की बहस हो चुकी है। दिग्गज वकीलों ने अपने पक्षकारों का पक्ष रखा है। सरकार की बात अभी आनी बाकी है, लेकिन इन 7 रोजों में वो लोग जो ये मानते हैं कि 370 को छुआ भी नहीं जा सकता, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे सरीखे दिग्गज वकीलों ने पक्ष रखा और बताया कि साहब आप जो है छू नहीं सकते हैं। पता चला कि जब छू सकते हैं तो प्रोसेस ठीक नहीं है, लेकिन इन 7 दिनों में जो आर्ग्यूमेंट हुआ, उस आर्ग्यूमेंट में जो संविधान पीठ ने कहा, उसके बाद से तो खलबली मच गई है। खास तौर से उस खेमे में जो ये मानकर चल रहा था कि इसके सहारे वो राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे, उन लोगों के भीतर जो ये मान रहे थे कि इसके जरिए सरकार को उल्टा कर दिया जाएगा। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन इन 7 रोजों में जो संविधान पीठ ने कहा है आर्ग्यूमेंट के दरमियान, वो सन्नाटे में डाल देने वाला है उन अभियानियों को जो 370 पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं। तब यह सवाल उठता है कि आखिर में संविधान पीठ ने इन 7 दिनों में आर्ग्यूमेंट के दरमियान कहा क्या है। देखिए, पहली चीज जो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है, और यह दरअसल कुठाराघात है सभी अभियानियों पर, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। आर्ग्यूमेंट हुआ और ये मुझे लगता है ये गोपाल सुब्रमण्यम जो अपनी बात रख रहे थे तब का, वो लंदन से जुड़े थे। उनकी जब उन्होंने बात रखी तो उसी दरमियान ये बात उठी कि जब 1954 के प्रेसिडेंट ऑर्डर के जो आया, उसमें जिस तरीके से उसे अपवादों सहित जम्मू कश्मीर ने अपना लिया, तो दरअसल वो जो अपनाया गया था वो भारत का संविधान था। अब पीठ ने कहा कि आप उसे जम्मू कश्मीर का संविधान कह सकते हैं, लेकिन वो जो अंगीकार किया जम्मू कश्मीर ने वो भारत का संविधान रहा। अब अगर वो भारत का संविधान रहा, तब आप ये सोचिए कि भारत का संविधान है और संसद को शक्ति नहीं हो सकती कि उसमें फेरबदल किया जा सके। पहली चीज तो यही है। तो ये मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा कि जब ये बात आई कि जो वहां पर मॉडिफिकेशन सहित या अपवादों समेत स्वीकारा गया, वो भारत का संविधान रहा। एक दूसरा जो आर्ग्यूमेंट आया, वो आर्ग्यूमेंट कपिल सिब्बल का रहा। वो कह रहे थे कि देखिए, लेजिस्लेटिव पावर और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये केशवानंद भारती के मामले में साफ हो गई थी। इसे ध्यान रखिएगा, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। आप ये कहें कि इस लिहाज से, चूंकि इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था, तो और उसी में यह भी आया था कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तब जब ये कहते हैं कि चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर हो गया, यानी 370 में फेरबदल करना, और वो संसद कैसे कर सकती है, तब इसी पर संविधान पीठ कहती है कि जब संविधान संशोधन का अधिकार संविधान ने संसद को दे रखा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तो क्यों नहीं 370 में फेरबदल हो सकता है। दूसरी चीज जो वहां पर उठी, वो इस बात को लेकर उठी, और आपने ये गौर किया होगा कि आगे जब राजीव धवन ने रखा, गोपाल सुब्रमण्यम ने रखा, जो पक्ष रखा, उसमें सॉवरेंटी को लेकर बड़ी बात हुई। कोई कह रहा है कि साहब ये उन्होंने एक्सटर्नल सॉवरेंटी जो है वो खाली भारत को दी थी, इंटरनल सॉवरेंटी दी ही नहीं थी। अच्छा, अब सॉवरेंटी का ये 2 तरीका तो मालूम नहीं था कि अच्छा इस तरीके की भी सॉवरेंटी होती है। लेकिन ये जो सॉवरेंटी वाला लॉजिक है, ये भी संविधान पीठ के सामने ध्वस्त हो जाता है।
कैसे? यह बात वहां रखी गई। संविधान पीठ ने, यह मुझे लगता है गोपाल सुब्रमण्यम के आर्गुमेंट में ही कहा था कि जब समझौता हो गया जम्मू कश्मीर और भारत के बीच, तो उस समझौते के साथ ही संप्रभुता जो है वो भारत में निहित हो गई और उसके बाद कुछ बचता नहीं है। तो वैसी स्थिति में अभी यह कहना है कि एक्सटर्नल आपके पास है, इंटरनल इनके पास है, और फिर आगे कहां चले गए कि ये जो इंटरनल है, वो जो इंटरनल सॉवरेंटी है वो दरअसल फिर जो 370 है वही बचा के रखता है। अब बात यही खत्म नहीं होगी। राजीव धवन वरिष्ठ वकील है, उन्होंने इसमें आगे बात जोड़ी कि देखिए जो 370 है ये फेडरलिज्म का हिस्सा है, और फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और बेसिक स्ट्रक्चर में चूंकि फेरबदल नहीं किया जा सकता, इसीलिए 370 को छुआ ही नहीं जा सकता। अब ये बड़ा भारी तर्क हो गया कि साहब ये फेडरलिज्म का हिस्सा हो गया, इसलिए 370 को आप छू ही नहीं सकते हैं। तब ये सवाल उठता है, और ये सवाल पहले रोज ही संविधान पीठ ने उठा दिया था कि साहब फिर इसे क्यों कहा गया कि टेम्परेरी है, ये क्यों कहा गया कि ये अस्थायी है? अगर स्थायी होता तो संविधान सभा इसको इस तरीके से रखती, संविधान निर्माता इसे इस तरीके से रखते। अब आप देखिए इसमें क्या लॉजिक आता है दुष्यंत दवे साहब का। वो कहते हैं कि देखिए क्या है कि ये अस्थायी है, लेकिन किसके तरफ से? ये जम्मू कश्मीर के संविधान के लिए अस्थायी है, लेकिन जो भारत का संविधान है उसके लिए अस्थायी नहीं है, ये उसके लिए वो स्थायी है। अब ये देखिए ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि जब पहले ही रोज दूसरे रोज मुझे लग रहा है संविधान पीठ ने ये साफ कर दिया अपने आर्ग्यूमेंट में कि जो संविधान अपनाया गया जम्मू कश्मीर के द्वारा 1954 के प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए, वो दरअसल भारत का संविधान है। तो जब भारत का संविधान ही अपनाया गया है, तब इसमें यह कहां से बात आ जाती है कि ये जो है ये जम्मू कश्मीर के संविधान के लिए अस्थायी है और भारत के संविधान के लिए नहीं। मुझे लगता है कि यह आर्गुमेंट अगर संविधान पीठ के दूसरे दिन के आर्गुमेंट से देखा जाए तो यह वैलिड ही नहीं लगता है, जो कि दुष्यंत दवे साहब ने दिया। अब आप देखिए कि मतलब किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब उसमें एक बात यह भी निकल कर आई, क्या कि ये देखिए ये जो समझौता हुआ, यह समझौता दो संप्रभु देशों के बीच हो। अब ये तो मतलब अब इसको क्या कहा जाए। हालांकि इसी पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान पीठ ने कहा था कि ठीक है रहा होगा दो संप्रभु के बीच, लेकिन जब आपने समझौता कर लिया तब संप्रभुता तो आपकी गई। एक चीज और इसमें उठी और वो था मामला कि स्वायत्ता वाला, कि देखिए हमारे यहाँ ऑटोनॉमी तो जो है वो दी ही जाती है, और कई जैसे आप देखिए अनुसूचित जाति जनजाति इनके लिए विशेष प्रावधान, फिर नॉर्थ ईस्ट में विशेष प्रावधान, ये लॉजिक भी आया और ये आर्गुमेंट राजीव धवन की ओर से आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑटोनॉमी तो एक चीज हो गई, लेकिन ये कहना कि संविधान में जो चीजें हैं, और ये तब कहा जा रहा है जब संविधान सभा ने ही संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दे रखा है, और ऐसी स्थिति में यह कहना कि साहब 370 में आप कुछ नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ी चीज है, और ऐसा कहना यानी जो संसद की शक्ति है उसे सीमित करना। और जब आप संसद की शक्ति को सीमित कर रहे हैं तब जो सॉवरेंटी है यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक तरीके से हिस्सा है। तो आप सॉवरेंटी को क्या सीमित कर सकते हैं? और क्या कोई स्टेट भारत की संसद की जो सॉवरेंटी है उसे सीमित कर सकता है? तो ये तो इस तरीके का जो आर्गुमेंट है वो जाहिर तौर पर यह दिखाता है और बताता है कि ये जो फैलेसी गढ़ी गई कि छुआ नहीं जा सकता, दरअसल ये फिलहाल अभी तक जो आर्गुमेंट हुआ उसमें संविधान पीठ ने जो बातें कही उससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रोसीजर पर
बहस हो रही है, या हम कहें कि संविधान पीठ ये देख रही है कि हटाया जाना संविधान सम्मत है या नहीं, उसमें वो जो ये मानते रहे कि पहली बात तो आप छू नहीं सकते और छू लिए तो आपका प्रोसीजर गलत है, वो ऐसा लगता है कि इन दोनों ही मोर्चों पर औंधे मुंह गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि साफ तौर पर संविधान संशोधन की जब शक्ति है और 370 खुद कहता है कि उसे प्रेसिडेंट ऑर्डर के जरिए हटाया जा सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, और फिर बड़ी चीज ये आ जाती है कि जो ये जनमत संग्रह की बात कही जाती है उसको तो खारिज कर दिया गया, और फिर 356 को लेकर जो सवाल उठे कि 356 था तब आप कैसे जो है उसका पुनर्गठन कर सकते हैं, तो उसमें भी संविधान पीठ ने कहा कि ये शक्ति तो संविधान ने दे ही रखी है कि जब 356 लागू रहता है तब संसद उन तमाम विषयों पर कानून बनाती है जो राज्य सूची से जुड़े हुए हैं, एक। और दूसरा जो मुझे सबसे वैलिड आर्ग्यूमेंट लगा सुप्रीम कोर्ट का कि संविधान पीठ का, वो ये कि साहब जब जिसे आप जम्मू कश्मीर का संविधान कर रहे हैं वो दरअसल भारत का ही संविधान है, तो जब वो भारत का ही संविधान है तब संसद को सारी शक्तियां हैं किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन के लिए। और मुझे लगता है जो तमाम चीजें हुई है ना, इसी वजह से खलबली मची हुई है। चूंकि आगे क्या होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी एक बात साफ हो रही है कि इन 7 दिनों में जो तस्वीर है वो बहुत सुनहरी तो नहीं है उनके लिए जो ये मानते रहे हैं कि 370 को छुआ नहीं जा सकता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।